हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी डिफेंस स्क्वाड चैनल। मेरा नाम है श्रीकांत त्रिपाठी और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। एक मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत शानदार क्विज लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्विज की। ओके, सो आज का जो सेशन होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉडर्न इंडिया पर ये क्विज हम लोग देखेंगे। ठीक, थोड़ा सा आप लोगों को ज़रा सेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दूं। सेशंस के टाइमिंग क्या क्या है। रोजाना मंडे टू फ्राइडे हम लोग ये सेशन लेते हैं दोपहर को 2 बजे। ज्योग्राफी क्विज मिलेगी आपको या पॉलिटी क्विज। 3:30 बजे का टाइम था, इसको चेंज करके 6:30 बजे का टाइम कर दिया गया है अब। ओके, और यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं वो या तो हिस्ट्री क्विज मिलेगी आपको या तो फिर आपके पास जनरल साइंस क्विज। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। मेरा नाम है श्रीकांत त्रिपाठी और मैं आपका मेंटर हूं आपके एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। और अलोंग विद आपके एसएसबी आपके कई सारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ये सारे टॉपिक्स जो है मैं लेता हूँ। कलेक्टिव एक्सपीरियंस मेरा 8 इयर्स का है। कई सारे यूपीएससी एग्जाम्स में क्लियर कर चुका हूँ एंड आई हैव मेंटोर्ड ओवर 10,000 स्टूडेंट्स सो फार इन माय करियर। श्रीकांत सर, शॉर्ट कोर्सेज, यदि आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं अन अकेडमी का तो आप मेरे जो स्पेशल कोर्सेज हैं आप उनका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। आपकी सीरियस प्रिपरेशन, सीएपीएफ और आपकी एफकैट, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, रेगुलर लाइव क्लासेस, बहुत ही अमेजिंग नोट्स और शानदार क्विजेस, और उसके साथ ही आपको एक बहुत ही अच्छी मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जो कि आप प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे साइन इन के लिए कहा जाएगा, आप अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप कर सकते हैं। और जो आपका सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने से लेकर के 2 साल 24 महीने तक के सब्सक्रिप्शन हम यहाँ अन अकेडमी पे आपको ऑफर कर रहे हैं। 1 महीने का हमारा सब्सक्रिप्शन 1600 रुपए का है। यदि आप ये रेफरल कोड, जो कि श्रीकांत सर मेरा नाम, आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये 1600 रुपए का प्रोग्राम आपको 1440 रुपए का पड़ेगा। 3 महीने का यही प्रोग्राम आपको 4000 जिसकी कीमत है, आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड 3600 रुपए का पड़ेगा। 6 मंथ्स का जो आपका प्रोग्राम है वो 7200, आफ्टर डिस्काउंट 6480 रुपए। 12 महीने का जो आपका प्रोग्राम है वो 8800 रुपीज का पड़ेगा। ओके, आफ्टर डिस्काउंट 7920 रुपीज। और जो 24 महीने का आपका प्रोग्राम है वो 12800 रुपए का, और आफ्टर डिस्काउंट 11520 रुपए का। एक बहुत ही शानदार स्कीम हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, और ये स्कीम वैलिड है सिर्फ 19 मई तक। यदि आप 1 साल का अन अकेडमी का कोर्स परचेज करते हैं जिसकी कीमत आफ्टर यूजिंग द कोड 7920 रुपए हो जाएगी, अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो इस कोर्स पर आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यानी कि आप पैसा देंगे 12 महीने के लिए, लेकिन आपको सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएंगी वो 15 मंथ्स के लिए, यानी कि 15 महीनों के लिए आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कई सारे बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, जैसे कि अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन सभी कोर्सेज में, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज विल बी डिलीवर्ड बाय सम ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। आपकी पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारे एजुकेटर्स की रहेगी। रेगुलर क्विजेज आप लेंगे और आप अपनी लर्निंग जर्नी भी ट्रैक कर सकते हैं। सेशंस यहाँ पर बहुत इंटरैक्टिव और एंगेजिंग लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉपर गाइडेंस, यानी कि एक बहुत ही अच्छी मेंटरशिप आपको मिलेगी। एक बार दोबारा से, मेरा रेफरल कोड है श्रीकांत सर, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पा सकते हैं इमीडिएट 10% डिस्काउंट अपने अगले अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पर। You guys can also follow me on अन अकेडमी पेज। ये मेरा अन अकेडमी पेज है, आप यहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आपको रेगुलर लाइव क्लासेस की अपडेट्स, जो मेरे सेशंस होंगे, आपको उनके बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। एक बार फिर, मेरा रेफरल कोड श्रीकांत सर। चलिए, अब आज का हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं।
Which of the following statements regarding the Morley Minto reforms is not correct? मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? It retained official majority in the Central Legislative Council but allowed the provincial legislative councils to have non-official majority. दूसरा ऑप्शन, it introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के रेफरेंस में. It granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax or education. और लास्ट में all the above statements given here are correct. हिंदी में अगर हम लोग देखें तो इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत दिया. ठीक है. इसने पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली तैयार की. इसने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को मत अधिकार प्रदान किया. और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी कथन सही है. तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं. जो इनकरेक्ट है, यहां पर जो स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है वो कौन सी थी, जो आपको ये देकर के रखी गई है इज नॉट करेक्ट. ओके. अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो तीसरा था कि भाई लिमिटेड फ्रेंचाइज मतलब चुनिंदा लोगों को वोट का अधिकार दिया गया, वो भी किस आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर, टैक्स के आधार पर और शिक्षा के आधार पर. राइट. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर हियर. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ओके, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में प्रस्तुत किए गए थे. किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड मॉर्ले, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे तब भारत के, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो उस टाइम पे वाइसरॉय थे. सेपरेट इलेक्टोरेट, यहां पर ये प्रावधान समझना बहुत जरूरी है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का. ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो प्रोविजन था, इस प्रोविजन के तहत ये कहा गया कि भाई जिस जगह पर मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक है वहां पर केवल मुसलमानों को ही चुनाव में खड़े होने का और वोट डालने का अधिकार होना चाहिए. राइट. ये चीज. अगला सवाल, Who among the following established the गदर पार्टी? निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या लाला हरदयाल. ओके. विनायक दामोदर सावरकर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको इतिहास में अगर हम लोग देखें तो अभिनव भारत नामक एक संस्था थी, इन्होंने उसकी स्थापना की थी. विनायक दामोदर सावरकर के बारे में एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. यहाँ पे क्या है वो बात थोड़ा सा समझ लेते हैं. विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की जो स्थापना की थी वो मोटिवेट होकर के करी थी. इटली में एक संस्था थी जिसके संस्थापक थे मजीनी. मजीनी ने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली. ओके. यंग इटली, वहां से ही इन्होंने इंस्पायर होकर के अभिनव भारत बनाया. दूसरा ऑप्शन यहां पर आपको देकर के रखा हुआ है भगत सिंह. तीसरा ऑप्शन है आपके पास चंद्रशेखर आजाद. तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर के एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. हालांकि सोशलिस्ट शब्द 1927 में जोड़ा गया था, पहले इसको HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इस नाम से जाना जाता था. जो यहां पर आपका चौथा ऑप्शन आपको देकर के रखा हुआ है, चौथा ऑप्शन है यहां पर आपका लाला हरदयाल. तो लाला हरदयाल जो थे इनको गदर पार्टी का संस्थापक जो है वो माना जाता है. गदर पार्टी के संस्थापक के रूप में इनको जानते हैं. तो उत्तर हो जाएगा आपका लाला हरदयाल.
कब बना था? 1913 में। हेडक्वार्टर्स कहां पे थे? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, युगांतर आश्रम। इट वॉज फाउंडेड बाय सोहन सिंह भाकना और लाला हरदया। द गदर पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय माइग्रेंट्स इंडियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय रहते थे उनके द्वारा इस पार्टी को बनाया गया था। 1948 में भारत की आजादी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत की आजादी के बाद इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। भगत सिंह के नाम पर एक और संस्था है, नौजवान भारत सभा, इसको भगत सिंह जी ने बनाया था। ठीक है, अगला सवाल, हु क्वाइंड द स्लोगन क्विट इंडिया? भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली या अरुणा आसफ अली? ओके, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, ये किसने दिया था? तो ये जो आइकॉनिक क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो नारा था इसको देने वाले थे यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली 1942 में इन्होंने ये नारा जो है वो दिया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ, अलग अलग चीजों के फाउंडर्स थे, नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे यूथ लीग और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये यूसुफ मेहर अली ही थे जिन्होंने साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। ठीक है, राइट, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक, ये जो आइकॉनिक नारे थे इनको देने वाले थे यूसुफ मेहर अली। ओके, अगला, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करिए जिस ऑर्डर में ये सारी की सारी घटनाएं हुई थी। बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉन्डर्स मर्डर, काकोरी कांड, आजाद किल्ड इन पुलिस एनकाउंटर। केंद्रीय विधानसभा में बम, सॉन्डर्स की हत्या, काकोरी कांड और चौथा आजाद का पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना। तो सबसे पहले देख लेते हैं बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हुआ था आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 1929-30 में। सॉन्डर्स का मर्डर, लाला लाजपत राय जी की हत्या जब कर दी थी तो 1928 में सॉन्डर्स को मारा गया था। काकोरी कांड 1924 में हम लोगों ने इसको होते हुए देखा। आजाद किल्ड इन पुलिस एनकाउंटर, भगत सिंह जी की मृत्यु से लगभग 1 महीना पूर्व फरवरी माह में इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस एनकाउंटर में आजाद जी जो थे उनको वो शहीद हुए थे। ठीक है, तो यहां पे सीक्वेंस देख लेते हैं भाई, आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहला इवेंट है 3, उसके बाद आपका इवेंट जो आता है, नेक्स्ट इवेंट जो आता है आपका वो आता है 2, उसके बाद आपका इवेंट आता है 1, उसके बाद आता है आपका इवेंट 4। तो 3 2 1 4 कहां पे ऑप्शन है? 3 2 1 4, ये देखिए ये आपका है 3 2 1 4, चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब, राइट। चलिए, ये अलग अलग इवेंट्स दिए हैं और उस समय इवेंट्स पर अलग अलग जो वाइसरॉय थे उनके नाम। मोपला रेबेलियन, मोपला विद्रोह, उस टाइम पे वाइसरॉय, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, मैच करना है आपको। लॉर्ड विलिंगटन, साइमन कमीशन, लॉर्ड मिंटो, पूना पैक्ट, पूना संधि, लॉर्ड इरविन, सूरत स्प्लिट, लॉर्ड रीडिंग, सूरत का विभाजन, ये। ठीक है, अब मोपला रिवोल्ट, ये सारी की सारी चीजें कब कब हुई थोड़ा देख लेते हैं। मोपला रिवोल्ट जब ये हुआ है तो 1923-1924 के आसपास। साइमन कमीशन 1927, पूना पैक्ट 1932, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, शायद 32-33 था मेरे ख्याल से। सूरत स्प्लिट 1907। अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है, तो देख लेते हैं क्या है सही जवाब आपका। मोपला रिवोल्ट, हाँ ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। मोपला रिवोल्ट लॉर्ड रीडिंग थे उस टाइम पे। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के टाइम पर। पूना पैक्ट लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। सूरत स्प्लिट लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। तो यहां पे देख लेते हैं सही सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा। सही सीक्वेंस हमारा हो जाएगा मोपला विद्रोह
मोपला विद्रोह मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो A4, B3, C1, D2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है। अगला सवाल, हु imposed the Vernacular Press Act 1878 and who repealed it respectively? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने लगाया और किसने इसे क्रमशः निरस्त किया? मतलब सबसे पहले ये समझ लें। राइट, अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? तो देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ऐसा कानून था जो अंग्रेज लाए थे और जिसने ये कहा कि प्रांतीय भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस में अखबार नहीं छप सकते, अखबार केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में ही छपेंगे। ओके, ये 1878 में आया था। इसको लाने वाले कौन थे और इसको हटाने वाले कौन थे? देख लेते हैं दोनों के दोनों। ऑप्शंस यहां पर देख करके रखे गए। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मेयो। ओके, सही जवाब यहां पे देख लेते हैं। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये था, लॉर्ड लिटन। इन्होंने इंपोज किया था और लॉर्ड रिपन इन्होंने इसको हटाया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 was there to restrict the freedom of the press of Indian languages। ठीक है, इस एक्ट को एक और नाम से गैगिंग एक्ट, गला घोटने वाला, गलघोटू एक्ट, गलघोटू एक्ट, गलघोटू कानून। ठीक है, राइट। चलिए अगला सवाल। A post-dated check drawn on a failing bank with regard to Cripps mission was given by who among the following? क्रिप्स मिशन के संबंध में एक विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? देखिए भाई, जब क्रिप्स मिशन आया था तो क्रिप्स मिशन ने बात करी थी 1942 में ये मिशन आया और इस मिशन को लाने वाले थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ओके, इन्होंने आकर के विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने आकर के कहा कि अच्छा चलो, हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। भारत को चलो हमने दिया डोमिनियन स्टेटस, राइट। लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस ने और बाकी सभी दलों ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी रहम, अब हम लोग पूरी आजादी, पूर्ण स्वराज हमारा एजेंडा है। तो अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक, ये स्टेटमेंट किसने कही थी? स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाए गए क्रिप्स मिशन के बारे में। तो इसका जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने he initiated individual satyagraha to affirm the right to free speech। okay, right। Gandhi called Cripps mission a post-dated check drawn on a failing bank due to Cripps offer of dominion status after the war। विश्व युद्ध में आप हमारी सहायता करें, अपने सैनिकों को हमारे साथ भेजें, ओके, और हम युद्ध के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। अगला सवाल, which among the following is the correct chronological order of the following events? अलग अलग ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, उनको क्रमानुसार जिस ऑर्डर में वो हुई है उसको प्लेस करिए। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन, पूना पैक्ट, पूना संधि,
कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन तो देख लेते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट ये हुआ था सन 1942 में। शिमला कॉन्फ्रेंस 1946 में। पूना पैक्ट ये हुआ था आपका 1932 में। और कैबिनेट मिशन भी 1946 में ही हम लोगों को देखने को मिला था। तो सीक्वेंस देख लेते हैं क्या हो जाएगा यहां पे हमारा करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। ये फाइन, ओके। यहां पे ये देखिए, यहां पे ये आपका थोड़ा सा पहले 45 46 राइट, और कैबिनेट मिशन 1946, ओके। तो चलिए इवेंट्स आपको देकर के रखे हुए हैं, आपको बताना है। सबसे पहला जो है वो है 3 के बाद जो आपका आता है, 3 के बाद जो नेक्स्ट था वो था आपका 1, उसके बाद आपका आता है 2, उसके बाद आपका आता है 4, ओके। सो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये रहा आपका आंसर। Which of the following statements is correct about Pitt's India Act? The act was passed in the year 1784. The act came to rectify the defects of the Regulating Act of 1772. पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम वर्ष 1784 में पारित किया गया था। दूसरा, यह अधिनियम 1772 के विनियम अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को सुधारने के लिए आया था। ऑप्शन यहां पर देकर के रखे गए हैं, सही कौन सा है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, या चौथा नन ऑफ द अबव। ओके, देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट आया था कब? 1784 में। The act was passed to remove the shortcomings of Regulating Act of 1773. जो कमियां थी Regulating Act 1773 की, उन कमियों को निकालने के लिए ये एक्ट आया था, राइट? 1773, राइट? The rectify defects of 1772, Regulating Act 1772 में यहां पे ये देख करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो रेफरेंस हो जाएगा यहां पर वो चेक कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट आपको देख करके रखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट पे वहां पे हम लोग देख सकते हैं 1772 है, जबकि 1773 आंसर होना चाहिए। Who was the Viceroy of India during काकोरी ट्रेन रॉबरी? काकोरी ट्रेन डकैती के दौरान भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? काकोरी ट्रेन डकैती उस समय लॉर्ड रीडिंग जो थे वो भारत के वाइसरॉय थे जब काकोरी ट्रेन लूट हुई थी 1925 में। लॉर्ड रीडिंग, ओके। Lord Canning was the last Governor General of India and first Viceroy of India. ये बात भी समझिए, गवर्नर जनरल क्यों? क्योंकि 1858 के समय जब विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एक्ट आया था, जब विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एक्ट आया था तो उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। तो इनके पास ये सम्मान था कि ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वाइसरॉय थे, ठीक है। या इसको बेहतर कहना ये होगा कि लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के और पहले वाइसरॉय थे भारत के जब भारत का कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। लॉर्ड मेयो जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे भारत में पहली जनगणना के लिए, पहली सेंसस के लिए। ये इकलौते ऐसे वाइसरॉय थे जिनकी मृत्यु जो थी वो भारत में हुई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1916 to 1921 and the Jallianwala Bagh infamous massacre took place under his regime. जो नोटोरियस, जो अंग्रेजों की दुर्दांतता दिखाने वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पर ही हुआ था। यहां पर आप लोग देख सकते हैं
श्रीकांत सर श्योर शॉर्ट सक्सेस कोर्सेज अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरे कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। आपकी सीडीएस प्रिपरेशन, सीएपीएफ प्रिपरेशन और आपकी एफकैट प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम्स बनाए गए। रेगुलर लाइव क्लासेस, नोट्स, शानदार क्विजेस और एक अमेजिंग मेंटरशिप आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये मेरा अनअकैडमी पेज है, आप इस पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, रेगुलर लाइव क्लासेस के बारे में आपको सभी अपडेट्स प्रोवाइड करवाई जाते रहेंगे। ये मेरा रेफरल कोड है श्रीकांत सर, इस कोड का इस्तेमाल करिए और अपने अनअकैडमी के पहले सब्सक्रिप्शन पर, नेक्स्ट जो आपका सब्सक्रिप्शन है उस पर आप पाइए 10% का ऑफ। Who was the founder of the स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923-1924 के दौरान हुई थी और इस पार्टी को बनाने वाले दो लोग जो जिम्मेदार थे वो थे पहले मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे चित्तरंजन दास जी। यहां पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। ओके, अगला सवाल, Who started the Indian Revolutionary Organization named व्यायाम मंडल? व्यायाम मंडल नाम से भारतीय क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत किसने की? चापेकर बंधु, चापेकर ब्रदर्स, सावरकर ब्रदर्स, सावरकर बंधु, सतीश चंद्र बासु और प्रमथनाथ मित्र और चौथे थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। व्यायाम मंडल, व्यायाम मंडल की स्थापना पूना शहर में हुई थी 1896-1897 में और इसको स्थापित करने वाले थे चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं के बारे में यह बताया जाता है कि चापेकर बंधु जो थे ये बाल गंगाधर तिलक जी के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे और इन्होंने ही पूना में जब प्लेग आया था और मिसमैनेजमेंट हुआ था तो उस टाइम पे जो प्लेग कमिश्नर था जिसका नाम था रैंड, उसको मार डाला था। What was the main objective of the Home Rule League by बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस या बोथ 1 and 2? स्वशासन, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, भारतीय स्वतंत्रता या दोनों 1 and 2? दोनों स्टेटमेंट, पहला और दूसरा चेक कर लेते हैं। सही जवाब यहां पर होम रूल लीग मूवमेंट जो था, देखिए दो होम रूल लीग मूवमेंट चालू हुए थे। एक चालू किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल 1916 और दूसरा चालू किया था एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में। जो ऑब्जेक्टिव था होम रूल लीग का वो था सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, सेल्फ गवर्नमेंट और साथ ही साथ डोमिनियन, ये थी भाई सरकार हमारी हो, भले ही डोमिनियन स्टेटस आप हमको दें लेकिन सरकार एडमिनिस्ट्रेशन हमारा होगा, राइट। चलिए, रावतवादी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस मुनरो इन द ईयर डैश। रावतवादी प्रणाली को सर थॉमस मुनरो ने वर्ष डैश में पेश किया था। 1820, 1793, 1857, 1865। बहुत ही सरल जवाब है इसका, राउतवादी 1820 यहां पे वो साल था जब राउतवादी जो थी वो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, राउतवादी में क्या हुआ था? राउतवादी में यह हुआ था कि जो किसान थे, किसानों को ही जमीन की ओनरशिप दे दी गई थी, मालिकाना हक जो था वो किसानों के पास आ गया था। ओके, राइट।
Who is associated with the term लोक नायक in India? लोक नायक शब्द से भारत में कौन जुड़ा हुआ है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय। लोक नायक नाम से हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी को, जो कि एक बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट थे। इतिहास में इनको हमेशा याद किया जाएगा। और इन्होंने, आप एक चीज ये समझिए कि इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ओके, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे ये। The Indian National Congress was formed by Dash in 1885. W.C. Banerjee, दादा भाई नरोजी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि इटावा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी थे, उन्होंने 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। एक सिविल सर्वेंट थे ये, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, कांग्रेस के, व्योमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो कांग्रेस के तीसरे प्रेसिडेंट थे और प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। ओके, ठीक है। Who among the following nationalists gave the safety valve theory? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत दिया था? आरपी दत्त, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिरोज शाह मेहता। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, तो यहां पर लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने सेफ्टी वाल्व थ्योरी ये दिया था। ये कहते हैं, एक थ्योरी ऐसी कही जाती है कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी ताकि भारतीयों को ऐसा लग सके कि उनकी बात रखी जा रही है, उनकी बात सुनी जा रही है कांग्रेस के माध्यम से। उन्होंने, ऐसा भी कहा जाता है कि एओ ह्यूम ने उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड डफरिन, उनको कन्विंस किया कि ये पार्टी जो बन रही है इसको बनने दीजिए, भारतीय हैं, खुश रहेंगे कि हाँ चलो भैया हमारे लिए भी कोई पार्टी है जो हमारे लिए काम कर रही है। ओके, इसलिए इसको सेफ्टी वाल्व, राइट, थ्योरी कहते हैं। Which of the following act gave representation to the Indians for the first time in legislation? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को कानून में प्रतिनिधित्व प्रदान किया? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ओके, अब इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत ये हुआ था कि जो भारतीय हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कार्यपालिका में, साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल का और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके मेंबर्स भी भारतीय हो सकते हैं। ओके, पहले कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा। साथ ही साथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगला, Who was the first Indian appointed to the Viceroy's Executive Council? वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी? नहीं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा? अभी मैंने आपको बताया ये राइट उत्तर है। जवाहरलाल नेहरू? नहीं। वल्लभ भाई पटेल? नहीं। सो एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले भारतीय थे जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे।
ओके। जब 1909 में ये मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स आए थे, तब एक इंडियन जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य हो सकता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो इसमें सदस्यों की संख्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बढ़ा करके 3 कर दी गई। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग टर्म डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज अ डोर नेल? निम्नलिखित में से किसे डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट डोर नेल के रूप में मरा हुआ है कहा जाता है? किसने कहा था, मतलब डोमिनियन स्टेटस? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल? सही आंसर है यहां पर जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने, यही वो थे जिन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज का, ओके, पूर्ण स्वराज का आइडिया लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जब ऑगस्ट ऑफर आया 1940 का, ऑगस्ट ऑफर 1940 में लेकर के आए जब अंग्रेज, तो इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि उसमें भी यही कहा जा रहा था कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो इन्होंने ये कह दिया कि भैया डोमिनियन स्टेटस अब हमारी भारतीयों की जरूरत नहीं है, अब हम पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार फिर, श्रीकांत सर श्योर शॉर्ट सक्सेस कोर्सेज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आप मेरे ये सक्सेस कोर्सेज जो हैं आप इनको एक्सेस कर पाएंगे। यदि आप सीडीएस, सीएपीएफ और एफकैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इसमें आपको मिलेंगी रेगुलर लाइव क्लासेस, रेगुलर नोट्स, बेहतरीन क्विजेस और एक अमेजिंग मेंटरशिप। ओके, ये मेरा अनअकैडमी पेज है, इस पेज को आप आकर के फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर लाइव क्लासेस की अपडेट्स यहां पर आपको मिलती रहेंगी। ये है मेरा रेफरल कोड श्रीकांत सर, यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने अनअकैडमी के अगले सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल सकती है, आपको मिलेगी 10% की डिस्काउंट। ओके, पूरे 10% का फ्लैट डिस्काउंट। चलिए अगला सवाल, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्विवेद शासन की प्रणाली शुरू की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? द्वैध डायरकी का सिस्टम, तो यहां पर जो सही जवाब है वो है आपका मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ओके, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो कि 1919 में आया था। इसके तहत जो था वो ये कहा गया कि भाई डायरकी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप। हालांकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो डायरकी के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया था। द इंसिडेंट ऑन 5th February 1922 एट चौरी चौरा was the main cause for the withdrawal of। चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को हुई घटना किसको वापस लेने का मुख्य कारण था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रौलत सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट? एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, रौलत सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा 1930-31, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। राइट, अभी जो चौरी चौरा का इवेंट हुआ था सबसे नजदीक आप देख सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये विड्रॉ होने का कारण बना था। 22 पुलिस वालों को एक भीड़ ने, गोरखपुर में चौरी चौरा है ये जगह, 22 पुलिस वालों को जो कि शांतिपूर्ण, मतलब यहां पे समझिए लोग शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन भीड़ जो है वो तैश में आ गई और भीड़ ने पुलिस वालों को उन्हीं की पुलिस चौकी में घेर करके पुलिस चौकी को आग लगा दी और इसमें 22 पुलिस वालों की जान चली गई। इसी को देख करके महात्मा गांधी बहुत ही बेचारे नाराज हुए और उन्होंने ये मूवमेंट वापस ले लिया। बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस द पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन वाज साइंड? निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था? अब यहां पर आपको एक बात समझनी है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अटेंड नहीं करी, अंग्रेजों को लगा कोई बात नहीं, कांग्रेसियों के बिना हम लोग काम चला लेंगे, लेकिन
उनको ये समझ में आया कि भाई कांग्रेस तो भाई बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है भारतीयों का, बिना कांग्रेस के कैसे हम लोग ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को कन्विंस किया कि पहले आप सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करिए, उसके बाद साइन करते हैं हम लोग। तो दूसरी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले महात्मा गांधी ने गांधी इरविन पैक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, ये साइन किया। और ये हुआ कब, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले, राइट, बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सितंबर 1931। Which among the following is not a provision of Government of India Act 1935? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान नहीं है? No provincial autonomy. Diarchy was introduced at center. Federal court was set up at New Delhi. Council of Secretary of State was abolished. कोई प्रांतीय स्वायत्तता नहीं। केंद्र में द्विशासन द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। राज्य सचिव परिषद को समाप्त कर दिया गया। अब बताइए यहां पे प्रावधान नहीं था, कौन सा प्रावधान नहीं था? ए, नो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ओके, नो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऐसा नहीं था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट की गई थी। जो डायरकी सिस्टम था वो प्रोविंसेस में एबॉलिश किया गया था, बट सेंटर में उसको इंट्रोड्यूस रखा था। ठीक है, अगला सवाल, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम साबरमती आश्रम? महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? 1925, 1928, 1930 या 1942? यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, महात्मा गांधी ने एक मार्च निकाला था, पैदल यात्रा की थी, डांडी मार्च जिसको हम लोग बोलते हैं, साबरमती आश्रम से। ओके, और ये इन्होंने शुरू किया था 1930 में, और यहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ओके, तो चलिए ये था आपका सेशन। ठीक है, ओके, अब आप यहां पे समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर हम लोग प्रोग्राम्स लेकर के आ रहे हैं लगातार। श्रीकांत सर 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, राइट। आप डेली क्लासेस जो है फॉलो कर सकते हैं, आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। ये मेरा पूरा का पूरा, आप अगर इसको देखें ठीक तरीके से, मेरा रेफरल कोड है श्रीकांत सर, और आप इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम अनअकैडमी में बिलीव करते हैं एक आइडिया जिसको हम लोग बोलते हैं लेट्स क्रैक इट, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम आप लोगों को पूरे तरीके से, सही तरीके से आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते रहें, गाइड करते रहें, और जो भी आपसे हमारे संभव प्रयास हो सकते हैं, हम आपको जितना बेनिफिट हो सके उतना बेनिफिट आपको प्रोवाइड करवाने का लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया हो। ओके, चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम।